Partners Abhirashi. Truly Indian, truly global. Perfect bread. A real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries. Juneja, we make steel perform better. Studs Accessories Limited. A cloud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resorts. Partners Abhirashi. Truly Indian, truly global. Perfect bread. A real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce. संकट कहते हैं या फिर चुनौती, फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। संकट हमें परेशान करता है और चुनौती हमें उत्साहित करती है। अगला जो हमारा सत्र है उसका नाम है उद्योग और स्वास्थ्य जगत की चुनौतियां। उस पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे अपने इस सत्र में। हमारे तमाम मेहमान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने अगले सत्र के लिए। नरेंद्र गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। H.K. बत्रा हैं, प्रेसिडेंट फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूं सर। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं सर्वोदय हेल्थ केयर फरीदाबाद के, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपका मंच पर। आशीष जैन हैं, FCCI जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आशीष जैन जी। और रोहित जैनेंद्र जैन जी, DPS ग्रेटर फरीदाबाद एंड चेयरमैन शैल ग्रुप, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। हमारे सत्र का नाम है उद्योग और स्वास्थ्य जगत की चुनौतियां और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। चलिए, शुक्रिया सोनल। और हमारे साथ एक बार फिर से नरेंद्र जी हैं और बाकी मेहमान भी हैं। शुरुआत में कर रहा हूं H.K. बत्रा साहब आपसे। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की चुनौती, उसके बीच में बजट, और ये आमतौर पर होता है कि हर बार चाहे केंद्र का बजट आए चाहे प्रदेशों का बजट आए, मांग की जाती है, फिर कहा जाता है दे भी दिया, लेकिन उसका कुछ धरातल पर असर दिखता है या नहीं दिखता है, इस पर बाद में सवाल उठने शुरू होते हैं। माइक ले लीजिए आप। क्या लगता है आपको कि आज के दौर में वाकई इसकी क्या जरूरत है, और जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस क्षेत्र को कैसे देखते हैं कि हाँ, बूस्टअप करने के लिए सरकार प्रयासरत है और समझ रही है कि एक्चुअल इस वक्त की स्थिति क्या है? मेरा मानना तो ये है कि सभी ने, पहले भी वक्ता ने बात की जी, इंफ्रा पे पैसा लगना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा पहले बजट में पैसा बचा हुआ है, इंडस्ट्री को जो अलॉट हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए जी, उसमें ऐड किया जाए, उसी बजट में मर्ज ना किया जाए। इस बजट में पिछला बजट जो अभी हो तक गया, हाँ, जो लैप्स हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। हाँ जी, हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फरीदाबाद ही नहीं, पूरे फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल टाउन के अलावा पूरे हरियाणा के इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ जहाँ इंडस्ट्री चल रही है, और हमने बाहर से भी इंडस्ट्री लानी है और आ भी रही है, और उसको देख के लगे कि यहाँ हरियाणा में कुछ इंडस्ट्रियल कल्चर है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है बजट में। जितना भी पैसा अलॉट करना पड़े उतना थोड़ा है, और इसको बहुत अच्छे बढ़ावा देना चाहिए, बहुत महत्व देना चाहिए इस बात के ऊपर। मैं इस बात को बहुत दोहराता हूँ। दूसरा मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्री में, जैसे हमारे हरियाणा की बजट की बात करें, कि डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और आम पब्लिक भी परेशान है और हर औद्योगिक घराने में भी असर पड़ता है। जी जी। और इसके लिए अगर इसको जीएसटी में शामिल करवा दिया जाए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के थ्रू होगा, लेकिन स्टेट का रोल रहता है और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो इसको जीएसटी में डाला जाए तो उससे फर्क पड़ेगा, ये इसका रेट डाउन आ जाएगा। आम पब्लिक को भी बड़ा जो है फायदा मिलेगा, औद्योगिक घराने को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ये शो ऑर्गेनाइज करने का। धन्यवाद। ठीक है नरेंद्र जी, इस आपका जो सुझाव था उसका जवाब मैं चाहूँगा आपसे ही कि देखिए, बेसिक एक बात उन्होंने कही कि सुधार के लिए बजट तो आता है, हर साल आता है और आता रहेगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बचा रह जाता है। क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला प्लान नहीं तैयार हो सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई,
जब भी हमारी बात हुई उन्होंने क्लियर बोला कि जो फंड हम लोग एलोकेट करते हैं उसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज हरियाणा में बढ़ाना है। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए। इस बार कोरोना काल में कुछ दिक्कतें हुई हैं या स्पेसिफिकली कोई बात होती है, मुख्यमंत्री जी का क्लियर टेंडर्स हो गए तो वो तो फंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बाकी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। बजट जो सिस्टम है उसमें बत्रा जी का बहुत अच्छा सुझाव है, उसी में सरकार भी लगी हुई है। और मैं भी बत्रा जी को तायद करता हूँ कि हम फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले बोल ही चुका हूँ कि मेरी कोशिश है कि फरीदाबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि पहले फरीदाबाद को मैनचेस्टर बोलते थे कि भाई इंडस्ट्रियल बहुत ग्रोथ थी, पर आपने देखा होगा 2014 के बाद दोबारा उसी स्पीड से ग्रोथ हुई है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी फरीदाबाद हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक अलग नाम से विख्यात होगा है और तेजी से ग्रोथ करेगा। ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता चेयरमैन है सर्वोदय हेल्थ केयर फरीदाबाद के। राकेश जी, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और देखा हमने कि पूरे देश में इस कोरोना पीरियड में हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लगातार लोगों से संवाद स्थापित किया, एक संस्थागत व्यवस्था को चलाने के साथ साथ आम जनता तक वो चीज़ों को पहुंचाते रहे अपने संदेश के माध्यम से। और उसी बीच में तमाम प्रदेशों की सरकारों ने अपना अपना पैटर्न शुरू किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखिए अगर हम कहें तो कई चीज़ों का जहां उत्पादन कभी होता ही नहीं था हमारे देश में, वो पीपीई किट हो या तमाम चीज़ें, उसके प्रोडक्शन यूनिट लगाए। लेकिन अब उस हेल्थ केयर को एक झटका जो लगा और उसकी पोल खुली, आपको क्या लगता है कि हम सरकारों को वाकई इस पर ध्यान देना चाहिए? जो कि चर्चा तो होती थी लेकिन पोल खुल गई कोरोना काल में किसी भी प्रदेश की सरकार की। देखिए, ऐसा नहीं है कि झटका लगा और पोल खुली, पोल पहले से खुली हुई थी। हम हिंदुस्तान में दो तरह के नागरिक देखते हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। जी। भारत के आदमी को आज भी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी जी। केंद्र सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है, माननीय मोदी जी ने काफ़ी कोशिश करी है, आयुष्मान भारत लाए हैं और मनोहर लाल जी सरकार भी काफ़ी ईमानदार प्रयास कर रही है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय विज साहब जी, उन्होंने बहुत कोशिश करी है। हाँ। लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। एक गरीब आदमी को आज भी किसी भी तरह का इलाज नहीं मिल पाता है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हेल्थ केयर हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी सरकार को जो हमारी सरकारी संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें कितना सपोर्ट मिला आप लोगों के लिए? देखिए, क्योंकि हम इसको जब चर्चा में लाते हैं तो कोरोना काल में कहा गया एक पॉजिटिव संदेश देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए कि जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, प्राइवेट हों, सरकारी तंत्र के लोग हों, छोटे से लेकर बड़ा कोई अधिकारी कर्मचारी, सब कोरोना वॉरियर्स बन रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हैं। वो एक आम हिंदुस्तानी की ये फितरत है, वो इंसानियत रखता है और जब संकट आता है तो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर सबकी मदद करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन कोरोना काल के बाद में जब आम समय आएगा तो सबकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। प्राइवेट की बात करेगा, पैसे की बात करेगा और गरीब आदमी सरकार का मुंह देखेगा कि मुझे वहाँ से क्या मिल सकता है। तो मेरी ये आशा है सरकार से कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम मजबूत करें। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बजट इंप्रूव हो, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज बढ़ें ताकि वो डॉक्टर्स गांव की तरफ जा पाएं और लोवेस्ट लेवल पे, लास्ट माइल पे हमारे को सुविधाएं मिल पाएं। और प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली देखिए जो टर्शियरी केयर है, जहाँ पर मरीज सिक हो जाता है, जहाँ पर प्राइवेट को थोड़ा सा कोसा भी जाता है कि जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मरीज सीरियस होकर आता है, सिक होकर आता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। और यहाँ छोटी सी मेरी गुजारिश है जनता से भी और सरकार से भी कि प्राइवेट को विलन न समझें। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ जनता का साथ देते हैं, हर जगह तैयार खड़े रहते हैं। कोविड कॉल में भी सभी हॉस्पिटल्स ने देखिए, जब मरीज का रिश्तेदार उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था तो सभी डॉक्टर्स ने, सभी नर्सेस ने, सभी पैरामेडिक्स ने बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों की कोरोना अपनी जान की परवाह ना करते हुए, हम में से बहुत लोग बीमार हुए। मेरे अपने इंस्टीट्यूशन में 400 लोग बीमार हुए, एक मैंने आदमी खोया। लेकिन वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो जज्बे के लिए काम कर रहे थे। यानी जिनको आमतौर पर विलेन बना दिया जाता है, मान लिया जाता है, उन्होंने भी एक हीरो की भूमिका निभाई। सर, मैं कोई हीरो नहीं मानता, हमने केवल अपनी जिम्मेवारी पूरी करी है। अगर हम हेल्थ केयर में आए हैं तो हमारा फर्ज है कि अगर एक आज हेल्थ केयर में इमरजेंसी आई है, कॉन्टिजेंसी आई है, तो एज जिम्मेवार प्रोफेशनल्स हमने केवल अपना फर्ज निभाया है। चलिए, ये अच्छी बात है कि जिम्मेदारी निभाई और उसमें सहयोग मिला जनता का या नहीं मिला, सरकार का या नहीं, लेकिन सबका सहयोग मिला, सरकार का मिला, जनता का मिला। हाँ, चलिए, दोनों का सहयोग मिला। रोहित जैनेंद्र जैन,
आप चेयरमैन हैं डीपीएस फरीदाबाद के। मेरा सवाल अब आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र को अगर हम देखें तो क्या लगता है कि इफेक्ट कितना अभी भी है, और आफ्टर कोरोना, या हम कहें कि अभी भी कोरोना के दौर में, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें कि कभी स्ट्रेन बदल रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तमाम तरह, तो बच्चों को खास तौर से उसके लिए चिंता है, तमाम तरह के अभिभावकों की चिंता है, सरकारों की चिंता है, आप लोगों की चिंता होगी। क्या लगता है कि उससे कहाँ पर अभी भी वो इफेक्ट बचा हुआ है और उसमें कुछ सहयोग की कमी लग रही है, जिसके लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या खुद सरकारी स्कूल के बच्चे जो है उनके लिए भी? खुद आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट किया, वैसे ही स्कूलों को भी किया जी। आश्चर्य की बात यह है कि जब कोरोना अब सामान्य रूप से ठीक हो रहा है, हाँ। ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे इंडिया के लिए सामान्य होना चाहिए। अब जो कि स्कूल्स को परमिशन दी गई खोल सकते हैं, तो सरकार ने साथ में ये भी बोल दिया पेरेंट्स की कंसेंट से खोल सकते हैं जी। तो उन्होंने तो सरकार ने अपने आप पे कुछ लिया ही नहीं। आज बच्चे कुछ हो जाता है तो स्कूल जिम्मेदार। तो कुछ तो सरकार का क्लियर डायरेक्टिव्स होने चाहिए कि क्या स्कूल खुल सकता है या नहीं खुल सकता है। नरेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। हाँ, अपनी बात पूरी करें और अपनी बात पूरी कर लें। अब बड़ी अच्छी कहानी बताई गई थी ड्यूरिंग कोविड कि स्कूल्स आर, बिल्डिंग्स आर शट, स्कूल्स आर नॉट। ऑनलाइन एजुकेशन हुई, जिसको बहुत पेरेंट्स ने अप्रिशिएट भी किया, बहुतों ने अप्रिशिएट नहीं भी किया। उस दौरान अलग अलग किस्म के डायरेक्टिव्स आए सरकार की तरफ से जी कि स्कूल की फीस ली जाए, कभी थोड़ी ली जाए, ट्यूशन फीस ली जाए, बाकी फीस नहीं ली जाए। इतना पैनिक और इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि पेरेंट्स ने बड़ी चीज़ चूज़ की, दी ना जाए। क्या ये लोन्स, ह्यूज लोन्स जो लिए हुए हैं बैंक से। एक चीज़ और बड़े आश्चर्य की है, जब ये बजट्स आते हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा आयुष्मान भारत सरकार लेके आई जी, प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों को इसका फायदा हुआ जी, इंश्योरेंस मिला उनको। एक जो भी मरीज है, जो भी पीड़ित है, उसको एक आश्वासन मिला कि इतने रुपए तक उसको ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं पाया कि प्राइवेट स्कूल्स को आज तक बजट से कैसे फायदा हुआ है। क्या कोई सरकार की तरफ से इस तरीके की पॉलिसी आई है जिसपे अंदर एक, मेरे पूरे करियर, एजुकेशन करियर में अभी हाल में ही अटल ट्विंकलिंग लैब आई थी जिसमें हमें 15 लाख रुपए सरकार से दिया गया था जी। हमारे 200 करोड़ की लागत के स्कूल में 15 लाख एक जरूर मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का। मगर आयुष्मान भारत जैसे स्कीम एजुकेशनिस्ट के लिए क्यों नहीं होती? लेकिन प्राइवेट स्कूल तो पहले से ही फायदे में रहते हैं, तो कितना फायदा मिलेगा? ये भी कहा जाता है ना, पहले सरकार सरकारी तंत्र को दुरुस्त कर ले कि प्राइवेट तंत्र को ही दुरुस्त करती रहे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन पे ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन की क्यों जाती है? चीज को बेहतर करने के लिए। सरकारी क्यों ना हर फील्ड चला ले? प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर में यही फर्क है। ये आज बजट आया जिसमें 19,000 करोड़ से, वो आपने कहा कि डिबेटेबल टॉपिक है, तो देखिए डिबेटेबल टॉपिक तो है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया क्यों जाता है। राजनीतिज्ञों के पास जाएंगे, वो कहेंगे सब बेचने के लिए किया जाता है, जो विपक्ष में बैठे हैं। सत्ता पक्ष में आने के बाद वो कहते नहीं, सही वाकई सब कुछ अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो वाकई डिबेटेबल टॉपिक है। नरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष के पास जाऊंगा। देखिए, जैन साहब की अपनी अलग सोच हो सकती है, पर आप सबको पता है शिक्षा जो भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चैरिटेबल में आता है, उस लोगों को, उन ग्रुप्स को, उन व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए जिनकी उससे कोई कमाई की अपनी इच्छा ना हो। तो मैं मानता हूँ कोरोना काल में सभी पक्षों को, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल संचालक हों, सबको दिक्कत आई थी। जो फाइनेंशियल मैटर है, सरकार ने भी बैलेंस किया था कि जितना खर्चा इनका कम हुआ है सिर्फ उतना ही फीस में वो कम लें और जो एनुअल चार्जेज हैं उनको छोड़ें। बैलेंस करने की पूरी कोशिश की थी। पर रोहित जी, मेरा पर्सनल मानना है, चाहे मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, पर इसको जब तक अलग किसी आपकी अर्निंग है कहीं और किसी तरीके से, तभी उन लोगों को, उन ग्रुप्स को शिक्षा में आना चाहिए। वो आपका रोजगार का या साधन जो है ना नहीं होना चाहिए कि उससे ही हमें कमाई करके लेकिन एक तो अपने परिवार चलाना है। जी, उनका कहना है कि चलिए फायदा मत आप दीजिए, लेकिन डायरेक्शन तो क्लियर दे दीजिए, वहां भी कंफ्यूजन है। डायरेक्शन तो देखिए, मतलब सब कुछ आप तय कर लो, अगर जिम्मेदारी भी उनकी हो जाए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए, ऐसा ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला है कि जिस पेरेंट्स को कंसेंट लेनी है, जो नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को, वो उनकी अपनी इच्छा पे निर्भर है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं, अगर हम डायरेक्टली ऐसा आदेश देंगे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, आपको पता है कि दोबारा से फरीदाबाद में 2 पे आने के बाद में 20 तक दोबारा पेशेंट्स आने लगे। तो ये सेंसिटिव इशू है। इसमें हमारे जो स्कूल संचालक हैं वो भी डायरेक्टली
उनको वैसे अटेंडेंस 50% से ज़्यादा बच्चों की अभी हो रही है, तो मुझे उम्मीद है इसमें अगर कोई इनको दिक्कत होगी तो मैं शिक्षा मंत्री से बात करके दोबारा इसको। चलिए नरेंद्र जी, कम से कम इस मन से आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो खुद शिक्षा मंत्री से बातचीत करके इस मुद्दे को रख के इसमें भी कुछ संशोधन करवाएंगे या हल निकलवाएंगे। आशीष जैन, क्या लगता है आपको? देखिए, उद्योग और स्वास्थ्य जगत की चुनौतियों के बीच में वो तमाम वही मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जिस पर हम हर बार बजट में चर्चा करते हैं और बजट के बाद भी उसी पर चर्चा करते हैं। कुछ कहते हैं बहुत बढ़िया मिला, बहुत कुछ मिल गया, कुछ कहते हैं कुछ नहीं मिला, सिर्फ बातें मिली। आपको क्या लगता है इस बार क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल इस बार जैसे कि केंद्रीय बजट आया तो उससे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और आप देखेंगे उसके बाद काफ़ी कुछ जो है आप चीज़ों में देखोगे काफ़ी सुधार दिखता है और नज़र आता है। बाकी अब जो जैसे हरियाणा बजट आ रहा है उसमें भी काफ़ी उम्मीद है और उस उम्मीद में मुख्य तौर पे अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में बाकी सब चीज़ें अगर आप उसको देखें तो भौगोलिक स्थिति में आज फरीदाबाद जो है पहले की स्थिति में अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में जब जेवर एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बन जाएगा और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी की जो कनेक्टिविटी बन जाएगी, उस कनेक्टिविटी के बाद फरीदाबाद काफ़ी कुछ जो है एक मुख्य रूप से उभरेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा जोर देने की ज़रूरत है और आज ज़रूरत है। मतलब आज इसका ये ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद इस पे जोर दिया जाए, अगर आज जोर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आगे की डेवलपमेंट के साथ अलाइन कर पाएगा। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये समझे कि कोई आदमी अगर बदरपुर से और वो पलवल जाएगा तो उसको कनेक्टिविटी के हिसाब से उसको ठीक लगता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे जो आज पुरानी जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे है या IMT है वहाँ जो बेसिक जो है उसके जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो कहीं ना कहीं दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। मतलब आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप भी चाहते हैं कि इस बजट में फरीदाबाद की जरूरतों के हिसाब से प्रदेश सरकार एक अलग व्यवस्था दे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि एक फरीदाबाद की एक बड़ी पुरानी समस्या है, वो है जो नॉन कन्फर्मिंग की जो अनियमित जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे बन गई, ये एक बड़ी पुरानी समस्या है और काफ़ी सालों से जो है अलग अलग संगठनों में इसकी चर्चा भी हो रही है, अलग अलग मंचों पे हमने इसके बारे में बात भी करी। जैसा अभी दो तारीख को जो डिप्टी CM साहब आए उनके सामने भी हमने इस बात का जिक्र रखा था, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं HK बत्रा जी ने, उन्होंने भी इससे पुरजोर रूप से इसके बारे में बात की थी। तो कहीं ना कहीं क्या पुरानी इंडस्ट्रीज जो है इनके लिए कहीं ना कहीं या तो उनको आप एक कोई डेवलपमेंट चार्ज देके उनको रेगुलराइज करें, ठीक है, वो सारे टैक्सेस दे रहे हैं, वो सारे GST दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए। और अगर वो नहीं कर सकते तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है अभी यूपी गवर्नमेंट ने किया था, व्हाट दे डिड, उन्होंने एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो उन्होंने बनाया जो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए जो है। तो उसमें क्या है, उन्होंने एक जो है 5 एकड़ का एक कंपाउंड बनाया जिसमें लगभग 100 इंडस्ट्रीज को उन्होंने वहां पे डिप्यूट किया। ठीक है। तो इस तरह की कोई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स अगर फरीदाबाद में वो नीति हरियाणा में भी बन सकती है। हरियाणा में भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि वो असंभव सा काम है जो हो नहीं सकता। जब यूपी गवर्नमेंट वो कर सकती है तो हरियाणा गवर्नमेंट में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये समझ लें केंद्र सरकार और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट सेम है तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बन सकता है। बत्रा साहब, पुरजोर तरीके से बात आप उठा चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन आज वो अलाइनमेंट क्यों नहीं बन पा रहा? अगर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि 2 पार्टियां जो कि प्रदेश में सत्ता चला रही हैं और एक पार्टी जो कि इस प्रदेश में और पूरे देश में सत्ता चला रही है, तो अलाइनमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है या बन रहा है? अलाइनमेंट मेरा मानना है इसलिए नहीं बन पा रहा कि लोग सरकारें समझती है कि इंडस्ट्री से हमें वोट मिलती नहीं। अच्छा, जहाँ तो आप लोग वोट क्यों नहीं देते हैं? उनका मानना होता है भाई राजनीति करने वालों को तो वोट चाहिए ना। नहीं, उनको लगता है कि इंडस्ट्री वालों की वोट ही, इंडस्ट्री वाले तो अपना घर में बैठते हैं जिस दिन वोटिंग होती है और इंडस्ट्री के वर्कर की वोट हमें मिल जाएंगी। तो वोट के अलावा जो है नोट की भी तो जरूरत होती है ना। नहीं, वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना कोई देता हो देता, मैं तो नहीं देता खैर। इसीलिए अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा आपका? नहीं, अलाइनमेंट ऐसा नहीं कि नहीं बन पाए, अलाइनमेंट बनना चाहिए और सही सोच के लिए करना चाहिए। ऐसी स्कीम में भारत सरकार भी लाई है, कई VDS लाई है, इनकमलेस के लिए लाई है, ब्लैक मनी के लिए लाई है। कितनी कॉलोनियाँ पास हुई हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ जो जहाँ वो लोग रहते हैं, वो जब पास हो सकती हैं, जहाँ से इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ से रोजगार मिल रहा है लोगों को, जहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। आज फरीदाबाद में 25,000 इंडस्ट्री हैं, जिसमें 21,000 इंडस्ट्री नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही है। 21,000, जबकि प्लाट ही 4,000 हैं फरीदाबाद में, अथॉराइज्ड प्लाट जो हैं है ही 4,000 प्लाट।
और इन लोगों ने अपने नरेंद्र जी से सब बताते नहीं हैं आप? हाँ जी, नरेंद्र जी को पता है, सब पता है, सब पता है। नरेंद्र जी की खुद अपना बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, अपना उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन ये चीज अब तो ये जनप्रतिनिधि हैं। हाँ जी, अब तो ये जनप्रतिनिधि है ना, वो भी सत्ता में। जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, इसलिए थोड़ा सा अपना खुल के बोलना चाहिए इनको, और ज़्यादा इनकी सरकार भी है और ये काम कराना चाहिए। हम तो बड़ी उम्मीदें हैं नरेंद्र जी, अब मेरे पड़ोसी भी हैं नरेंद्र जी। अब बताइए, पड़ोसी का भी अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है, तो गजब हो गया। ये तो गजब हो गया, पड़ोसी का भी अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है। नरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, बत्रा जी ने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया, आशीष जी ने भी। निश्चित रूप से जब से मैं पहले विधायक नहीं था तभी भी इस मुद्दे को सरकार तक हम ले जाते रहे, और मुझे उम्मीद है पहली बार हमारे फरीदाबाद का पूरा सर्वे हो चुका है। हाँ। जो नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रीज हैं, पहली बार फरीदाबाद के अधिकारियों ने थोड़ा तेज़ी से काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 शहरों का और आ जाएगा तो कोई ना कोई पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बनाएंगे, क्योंकि उनका वायदा है। उन्होंने हमारे फरीदाबाद में एक मीटिंग की थी उद्योगपतियों के साथ, तब वो घोषणा करके गए थे और वही कमेटी बनाई थी। उसमें कुछ शहरों का सर्वे पूरा हो चुका है, कुछ का बाकी है। तो उनका कहना है कि सारे सर्वे आने के बाद एक बार हम सारा कितना खर्चा इसको अगर हम ऑथराइज, देखिए किसी अगर एरिया को ऑथराइज करते हैं वहाँ सारा सीवर का, पानी का, रोड्स का, सबका प्रबंध करना सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। उसका आकलन करने के बाद हम लोग उसको करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी मंच पे, आप ही के किसी मंच पे हो सकता है अगले साल से पहले ये घोषणा हो जाए, तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि आपके यहाँ डिमांड रखी थी बत्रा जी ने, आशीष जी ने, और हमने वो काम पूरा कर दिया। चलिए, आपको रिकॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम खुद कहेंगे कि देखिए आप ही ने घोषणा की थी और आप फिर से मंच पर हैं। बत्रा साहब, मैं नरेंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर 1 साल कह रहे हैं, मैं इनको 2 साल भी देता हूँ। मतलब आपको इंडिया न्यूज हरियाणा की जरूरत है। 2 साल के अंदर पड़ोसी अलाइनमेंट नहीं बना पाया था, हमने बनवा दिया। देखिए सावल जी, 2 साल के अंदर भी करा दिया, हम तब भी मेहरबान है इंडस्ट्री की। चलिए, उन्होंने तो 1 साल कम से कम कोट किया है ना। 1 साल बोला, आप कहते हैं 1 साल और। हाँ जी, इतना नरम दिल पड़ोसी हैं आप, बताइए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होना चाहिए काम, नहीं होना भी चाहिए, नहीं तो 2 साल बाद फिर बैठेंगे हम। हाँ, फिर 2 साल बाद बैठेंगे और आप रिकॉल कराइएगा इनको। हाँ, डॉक्टर राकेश गुप्ता, बहुत जल्दी से, आपने पहले कमेंट में जो बातें कही थी बहुत व्यवहारिक बातें कही थी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चुनौतियां देखिए सरकारों के सामने, और खुद ईमानदारी से इस प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, और आज भी देख रही है दुनिया, कि सरकार ने और हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के तमाम ऐसे लोगों ने जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, वैक्सीन बनाने वाले हों, प्रयोग करने वाले हों, उन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि कोरोना तो हमने नहीं दिया, लेकिन दुनिया को हम वैक्सीन दे रहे हैं। जो पोल आपने कहा कि पहले ही खुली हुई थी, लेकिन उसको सही तरीके से कोरोना ने उजागर किया। अब लगता है कि हाँ, प्राइवेट, सरकार, सरकारी तंत्र सब मिलकर कम से कम उस हेल्थ सेक्टर को इतना मजबूत तो करेंगे जो बेसिक नीड्स है इस प्रदेश की, इस देश की। मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगा। मेरा मानना है हम हेल्थ केयर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर पे डिवाइड करते हैं जी। मेरा ये पर्सनली मानना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर की जिम्मेवारी सरकार को पूरी ले लेनी चाहिए और सरकार सक्षम है। हाँ। सेकेंडरी में भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके जो हमारे रूटीन ऑपरेशंस हैं, डिलीवरीज हैं, वो सब वहाँ पर हो सकते हैं जी। टर्शियरी केयर के लिए सरकार अपने यहाँ पे पीपीपी मॉडल ला सकती है, ला रही है, और कम से कम 2 फील्ड्स में मैं वाउच कर सकता हूँ कामयाब रही है, डायलिसिस में और डायग्नोस्टिक्स में। हर जिला केंद्र पे सरकार ने प्राइवेट से मिलकर पीपीपी मॉडल बनाए जो बहुत कामयाब हैं। ये और क्षेत्रों में एक्सपैंड हो सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसको टर्शियरी केयर की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ी पैट्रोनेज चाहिए। अभी जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कभी कभी प्राइवेट सेक्टर को हम विलेन की निगाह से देखते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में व्यापारी को भी विलेन की निगाह से देखते हैं। हाँ। पैसा कमाना अपराध है हिंदुस्तान की मेंटालिटी में। जो अच्छा काम करेगा तो पैसे भी कमाएगा। हम सब लोग अच्छा काम करते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, स्टैंडर्ड्स चेंज करते हैं। आप देखेंगे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में आती है, चाहे वो इंडस्ट्री में आए या वो हेल्थ केयर में आए, और उसका लाभ अंतिम आदमी को ही मिलता है। आज जितने भी हमारे यहाँ जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ है कि जो लोग पहले डॉक्टर्स बाहर चले जाते थे, या आज विदेश से लोग इलाज कराने हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की बदौलत ही है केवल। बिल्कुल। उससे हमें फॉरेन रेवेन्यू मिलता है, उससे हमें इमेज मिलती है, उससे हमारे कॉलर सब होते हैं। मैं मानता हूँ मोदी जी ने, उनकी नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत तरक्की की है, और मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री देकर संदेश दिया है कि हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है और हम पूरी दुनिया का ध्यान रख सकते हैं।
तो हम सब लोग मिलकर, सरकार अपना काम करे, प्राइवेट अपना काम करे, हम दोनों मिलकर हम दो देश की जो स्वास्थ्य है बिल्कुल उसको हम चेंज ला सकते हैं। जरूरत है एक सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है और सरकार अपना काम बखूबी निभा रही है। जैसे वैक्सीन में सरकार ने कमाल का काम किया है, मतलब किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ जो काम हमारी सरकार ने किया है। कोविड में भी सरकार और प्राइवेट ने दोनों ने मिल के जहाँ जहाँ जो हो सका हमने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। तो मेरी सरकार से इतनी सी अपेक्षा है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके वो हमारे जो सरकारी संस्थान हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, डॉक्टर्स की कंडीशंस बेटर करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करें, जहाँ पर डीएनबी कोर्सेज आएँ, जहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस आएँ, जहाँ पर पैरामेडिक्स को ट्रेन करें, उससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी पेनिट्रेशन टू डिलीवर हेल्थ स्वास्थ्य जगत में मुझे लगता है जितनी जरूरत है बदलाव की उतने ही अपार संभावनाएं हैं कि रोजगार का सृजन होगा। बेहिसाब संभावनाएं। हाँ। मैं ऐसा नहीं कहता सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, हमें थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। रोहित जैनेंद्र जी, आपने कहा कि जो बात आपकी मांग के तौर पर थी और नरेंद्र जी ने उसका जवाब दिया कि भाई वो बात पहुंचाएंगे भी, शिक्षा मंत्री तक अपने स्तर पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा क्या अपेक्षा है कम से कम उस क्षेत्र को इस बजट से, जो कि कम से कम फरीदाबाद के लिहाज से खास तौर पे आपको लगता है कि अगर उसका 50% भी कुछ हो जाए उसमें तो हाँ उससे एक बदलाव दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन की। जी। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इन तीनों वर्टिकल्स में से एक सेक्टर है जो प्राइवेटाइज नहीं हो पाया, होने के बावजूद प्राइवेटाइज नहीं हो पाया। ठीक है। सेक्शन 25, सेक्शन 8, ट्रस्ट, सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट, क्यों ना ये प्राइवेटाइज किया जाए, क्यों ना ऑन पेपर्स, ऑन बुक्स, अकाउंटिंग पर्पज से, क्यों ना भारत सरकार हर स्कूल, हर निजी कॉलेज से टैक्स लें और विवश ना करें कि हम उनके गलत पॉलिसीज पे चलने में विवश हों। गुप्ता जी को मालूम है मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ। क्यों ना इस पे ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट नहीं है शायद आपको, हम बाउंडेड हैं बाय सेक्शन 8, सेक्शन 25, हाँ, ट्रस्ट। तो ये भारी मात्रा में टैक्स भारत को जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है हमारे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस से। तो ऐसा नहीं होने का, सिर्फ देखिए स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स इतना बड़ा एरिया है कि बड़े स्टेडियम्स के बिना स्पोर्ट्स ग्रो ही नहीं कर सकती। बड़े स्टेडियम कौन बनाता है? सिर्फ भारत सरकार। इसलिए स्पोर्ट्स सबसे पिछड़ी हुई है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हूँ। एजुकेशन हमें परमिशंस नहीं है, इसको प्राइवेटाइज इन द सेंस नॉन प्रॉफिट किया हुआ है। समझ गया। अब ये बजट जो बजट ये एजुकेशन बजट्स भी जो आए हैं, कुछ काम कानून के तौर पर बनाने का या बजट में लाने का ये सब केंद्र सरकार का है। तो वहीं है, देखिए एक ले आए कृषि कानून, तो उस पर बवाल मचा हुआ। आप स्पोर्ट्स कानून बताएंगे तो नया बवाल मच जाएगा। बहरहाल नरेंद्र जी जवाब देंगे जल्दी से। आप बोलिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ये अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर की अलग अहमियत है जी। और कुछ दिक्कतें आती हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। हाँ। जो आपके प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उनका भी पक्ष, क्योंकि मैं आपके सेक्टर से भी जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता रहती है आपकी दिक्कतें भी, और जनता की भी वाकई में दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में। डॉक्टर साहब ने पर्सनल नहीं किया, पूरे देश के हॉस्पिटल्स ने भी अच्छा काम किया, पर कहीं दूसरा पक्ष भी है। डॉक्टर साहब, इस मंच, खुले मन से मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ हॉस्पिटल्स अपने को एनरोल करा लेते हैं और जो हमारे गरीब लोग वहाँ जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। दिन में रोज़ाना 2-4 लोग ऐसे केस आते हैं कि हमें ईएसआई के पैनल में ईएसआई डिस्पेंसरीज ने, ईएसआई हॉस्पिटल्स ने हमें रेफ़र किया है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में हम जाना चाहते हैं, वहाँ उनको पता चलता है कि उसमें बेड नहीं है। तो कई दिक्कतें हैं, दोनों पक्ष से एक पहलू के दोनों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हीरो कभी विलेन। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे टैक्स में छूट लेके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलते हैं उनके लिए इशू है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, सारे कानूनों की जानकारी उनको होती है। तो वो हमसे ही कहते हैं कि भाई आप इनसे मांगिए, उनका हिसाब मांगिए। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे को एविजन कर रहे हैं, तो उनकी अपनी मांग रहती है कि भाई अपना फीस को कम कराइए। और प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर होता है, चाहे एजुकेशन में हो, उसकी अपनी समस्या है कि वो हो सकता है कि उसकी संस्था के लिए अपने पर्सनल गारंटी पे लोन लेके उस संस्था को ला के देता है। अगर कोई जरा भी ऊंच नीच हुई कोरोना काल में, जैसे स्कूल बंद हो गए, तो हो सकता है उसका घर भी नीलाम हो जाएगा। वो जो इंस्टीट्यूट है जिसने उसको लोन फंडिंग की है, वो ये नहीं सोचेगा कि ये कोरोना था नहीं था। तो दोनों पक्ष
दो एक ही पहलू सरकार को दोनों पर नजर दोनों को ध्यान रखना पड़ता है और हम बैलेंस करके कोशिश करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार मेरी स्कूल के जो हमारे एसोसिएशन थी उन्होंने बात की, चाहे बसों का मुद्दा था, चाहे स्कूल खोलने का मुद्दा था। मुझे लगता है हर महीने मैं शिक्षा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करता रहा और बैलेंस करके हमने कोई भी फरीदाबाद में न्यूसेंस या लोगों में जो दिक्कत थी पेरेंट्स में वो नहीं होने दिए। और मिल के काम करेंगे, हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अब वो तो देखेंगे कि बजट में क्या आप दिखाएंगे। निश्चित विश्वास छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। भाई साहब ने बोला कि ESI बेनिफिशियरी को बेड्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर मेरी बात सजेशन आने वाली थी। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो ESI की हैं, CGHS की हैं या हरियाणा गवर्नमेंट की हैं या आयुष्मान भारत है जी, अगर आप कभी उसको ढंग से देखें तो जो उसमें पेमेंट पैटर्न है वो इतना ख़राब है कि कोई भी ठीक सा आदमी उसमें काम नहीं कर सकता। उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि क्लास A हॉस्पिटल के अलग रेट्स हैं, क्लास B के अलग हैं, C के अलग D हैं। एक आदमी जो 200 गज के नर्सिंग होम में चला रहा है उसके भी रेट्स वही हैं, और एक आदमी जो टर्शियरी केयर में NABH एग्रीडेटेड हॉस्पिटल चला रहा है उसके भी रेट्स वही हैं, जो फीजिबल ही नहीं है, वायबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इलाज करना नहीं चाहते, हमें ऐसा लगता है चलो ठीक है एक सेक्शन हम अलग करके दे देते हैं जहाँ पर हम ब्रेक इवन तो कर ले, जहाँ ब्रेक इवन कर लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं है किसी का भी इलाज करने में। लेकिन जहाँ उसका 75% पैसा जेब से देना पड़े मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसी वैक्सीन बनवानी पड़ेगी जिससे कम से कम वो जो कंफ्यूजन वाली स्थिति रेट्स रिवाइज होने चाहिए। वो सही हो सरकार के पैनल को देखिए, CGHS के रेट्स 2014 में बने थे, 14 से 21 आ गई, कोई रिवीजन आज तक नहीं हुई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने MLA साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि केंद्र सरकार से मेरी बात पहुंचाए कि CGHS से रेट्स रिवाइज करें। अभी इवन जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो पैनल रेट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि कोई आदमी दौड़ कर काम करना चाहे उसमें, तो हमको वो इंसेंटिवाइज तो करना पड़ेगा ना उस आदमी को जो काम कर रहा है। नरेंद्र जी से इसका मैं फाइनल में जवाब ले लूंगा, फाइनल कमेंट में। आशीष बहुत जल्दी से आपका फाइनल कमेंट ही मैं चाहूंगा अब यहाँ पर। मैं माननीय विधायक जी से, नरेंद्र जी से एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक जो आप पीछे देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हरियाणा है वो तीसरे नंबर से 16वें नंबर पे आ गया। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि आप ये समझे कि गवर्नमेंट अपने को एक मॉनिटरिंग रूप में देखे, ना कि हर चीज़ में अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक जो सेल्फ अटेस्टेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जितनी ज़्यादा ईज आउट होएगी वो कहीं ना कहीं आप ये समझे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक जो है नई दिशा का काम करेगी, और हरियाणा को वो पुनः जो है वो तीसरे नंबर नहीं पहले नंबर पे आने की भी जो है उससे काफ़ी उनको मदद मिलेगी। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में इसका फाइनल कमेंट। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, कई बार मेरी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। 2 कैटेगरी बने, 3 बने, मैं जो भी हेल्थ के मिनिस्टर हैं उनसे भी चर्चा इस बात पे करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है गरीब लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए जी। अब वो हमारा हॉस्पिटल्स का सरकार का इंटरनल विषय है कि भाई उसको पैसा उनको कम मिलता है, समय पे नहीं मिलता है, पर इस बात से हमारी गरीब जनता का कोई सरोकार नहीं है। कानून अगर है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए। हम बैठ के बात करेंगे की तो बात क्लियर कर सकते हैं। हाँ, कैटेगरी हो या पेमेंट्स की कोई भी मुद्दा होगा तो उसकी मैं कोशिश करूंगा हायर अथॉरिटी से बात करके। अब भाई भारत सरकार से जो उनकी उम्मीदें हैं वो तो मैं नहीं सोच सकता हूं कि यहाँ से उस पर हम चर्चा भी करें। नहीं, वो हरियाणा सरकार की कर लीजिए पर मुझे उम्मीद है भारत सरकार को तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उनकी पॉलिसी तो इतनी अच्छी है और इतनी तेज़ी से जो मोदी जी कहते हैं वो उसको करते हैं, सबको पता है। आशीष जी का बहुत अच्छा सुझाव है, मैंने इससे पहले भी बोला था कि सरकार में चर्चा है कि 15 से 30 दिन के अंदर कोई टाइम लिमिट हम बनाएंगे जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोबारा तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आएंगे। और वैसे तो प्रैक्टिकल रूप से तो हरियाणा में बाकी प्रदेशों से ज़्यादा अच्छा माहौल है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री चला चुका हूँ, अभी भी चलती हैं, स्टाफ को बहुत कम से कम दिक्कतें आती हैं, पर तभी भी ये जो रैंकिंग में हम पिछड़े हैं इसमें जो भी कमियां रही होंगी, पीछे दुष्यंत जी से भी चर्चा हुई थी, क्यों मेरा भी कंसर्न इंडस्ट्री के बारे में विशेष रूप से ज़्यादा रहता है, तो हम कोशिश करेंगे टाइम बाउंडेशन करें, हर जो भी काम होना है उसको सही समय पे अधिकारी नहीं करते तो ऑटोमेटिक डीम्ड माना जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो फरीदाबाद में हमने बजट अधिवेशन किया, कुछ कह रहे हैं बत्रा साहब बहुत जल्दी से पड़ोसी के नाते? नहीं, हरियाणा सरकार को अच्छा कि
जैसे दिल्ली एनसीआर में एनवायरनमेंट पे भी बजट में पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत प्रॉब्लम आती है, इंडस्ट्री को बंद भी रखना पड़ता है और पॉल्यूशन की लेवल बहुत बढ़ जाता है पराली की वजह से या और किसी कारण से। क्या लगता है क्यों पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं जा रहा है? पॉलिटिकल पॉल्यूशन की वजह से? नहीं, पॉलिटिकल पॉल्यूशन की वजह से नहीं, सोच अच्छी होएगी तो कल चाइना ने किया पॉल्यूशन दूर, दिल्ली भी चाइना ने तो कोरोना भी दिया, ऐसी चर्चा है। नहीं ठीक है, अब हम अच्छी चीज तो ले सकते हैं, पॉल्यूशन को लेकर ना ले जाए तो अच्छी बात। एक फरीदाबाद जहाँ से ही पॉल्यूशन मिनिस्टर भी थे। एमएसएमई और इंडस्ट्रीज के दो पहले हमारे डायरेक्टरेट एक होता था, अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी इफेक्टिव हो गया है। एमएसएमई के लिए अलग डायरेक्टर होगा और इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए अलग डायरेक्टर है। और इस हमारी पॉलिसी जो बनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें इस विषय पे बहुत ध्यान दिया गया है। जीरो डिस्चार्ज के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी है। अगर कोई कंपनी जीरो डिस्चार्ज करेगी तो उसके लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी तो 100% तक सब्सिडी है। जल्दी वो डिटेल्ड पॉलिसी आ जाएगी। निश्चित रूप से बत्रा जी, आप सबको, हम सबको फायदा हरियाणा वासियों को होगा और पॉल्यूशन में हम निजात मिला पाएंगे। जो आपका सुझाव बहुत अच्छा था, सरकार ने वो पहले ही इसका स्टेप लिया। सर समय नहीं है मेरा सवाल जी, एक और सर बत्रा साहब समय नहीं, एक लास्ट बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, वो छोटा सवाल करिएगा। अच्छा छोटा था, जब हरियाणा गवर्नमेंट किसी भी प्लेयर को या अपना महिला हो या अपना जेंट्स हो करोड़ों रुपए तक देती है कोई अवार्ड लेने में, क्या इंडस्ट्री जो इतना बड़ा रोजगार देती है, रेवेन्यू देती है, आपको भी करोड़ों चाहिए, मिलना चाहिए? तो अवार्ड अभी हम दिलाते हैं आपको, करोड़ों रुपए सरकार नहीं देगी, अभी दिलाते हैं अवार्ड। अवार्ड का क्या है? बहुत शुक्रिया। बजट अधिवेशन फरीदाबाद में हमने किया और चर्चा कई पहलुओं पर की। और देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात निकल कर आती है कि खुद अगर विपक्ष के लोग हैं तो वो भी कहते हैं कि सुझाव होने चाहिए, सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोरोना की चुनौतियों के बाद हरियाणा की जब बारी है बजट पेश करने की, तमाम प्रदेशों ने अपना अपना बजट पेश कर दिया है, कुछ पेश कर रहे हैं। आज हिमाचल का भी बजट था, तो क्या वाकई उसमें कुछ मूलभूत बदलाव होंगे या परंपरागत बजट के तौर पर ही वो दिखाई देगा? और अगर बदलाव है तो वो किस प्लेटफॉर्म पर होंगे और आज मौजूदा परिस्थितियों में कहां पर खास फोकस रहेगा? सोनल। बिल्कुल, देखिए, तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर ही रहिए। और जिस तरीके से हम हर सत्र में एक परंपरा निभा रहे हैं अतिथियों को सम्मानित करने की, मैं चाहती हूं कि नरेंद्र गुप्ता जी, आप जो भी हमारे बीच जो उद्योगपति रहे हैं उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगी HK बत्रा जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आपको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और मैं अपने संपादक राजन अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। तो जोरदार तालियां एक बार बजाइएगा। बहुत अच्छे हमारे सत्र रहे और तमाम मेहमान हमारे बीच पहुंचे अपने व्यस्त शेड्यूल से, तो उनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता चेयरमैन हैं सर्वोदय हेल्थ केयर फरीदाबाद के। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। आप चेयरमैन हैं सर्वोदय हेल्थ केयर फरीदाबाद के। एक स्मृति चिन्ह देकर नरेंद्र गुप्ता जी आपको भी सम्मानित करें। आशीष जैन हमारे बीच में थे इस सत्र में, FCCI के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको भी मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। रोहित जैनेंद्र जैन हमारे बीच थे, चेयरमैन शेल ग्रुप एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं रोहित जैनेंद्र जैन जी। और आप सभी मंच पर ही रहिए। एक ग्रुप फोटो हम चाहते हैं कि आप सभी का हो। और कुछ मेहमान हमारे सामने भी बैठे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे बीच हैं, चेयरमैन हैं सर्वोदय हेल्थ केयर के। तो जोरदार तालियां एक बार हमारे तमाम मेहमानों के लिए बजा दीजिए। और बहुत अच्छे सत्र रहे और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें सबकी एक्सपेक्टेशंस पर वो बजट खरा उतरे।
Partners Abhirashi. Truly Indian, truly global. Perfect bread. A real bread with original taste. Sharp, leaders in industrial powder paints. Faridabad Chamber of Commerce and Industries, Juneja. We make steel perform better. Studs Accessories Limited. At Cloud, rewrite the rules. Print partner, Aaj Samaj. Health partner, Sarvodaya Healthcare, Faridabad. Venue partner, Golden Galaxy Hotel and Resorts.